अनुच्छेद 370 को नहीं बदल सकते। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 पर नरेंद्र मोदी के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फारूक ने कहा कि अगर मोदी लगातार 10 बार भी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी वे संविधान के अनुच्छेद 370 में फेरबदल नहीं कर पाएंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो कश्मीर की विशेष हैसियत को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर को मिलने वाली आर्थिक मदद कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई है। दरअसल बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 से राज्य को कोई फायदा नहीं मिला है और इस पर नए सिरे से बहस करने की जरूरत है। कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ आखिरकार खत्म हो गई। करीब 15 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल गनी मीर ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के शेतपोरा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर शेतपोरा में सोमवार शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई थी। मारे गए आतंकवादियों के शव उस मकान के मलबे से बरामद कर लिए गए हैं जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवाद निरोधी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों और राज्य पुलिस के विशेष अभियान दस्ते ने शेतपोरा गांव के उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया था जहां आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकवादियों को मार गिराया उन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से एक विदेशी भी था। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाना है। आपको बता दें 5 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है। वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और ये ऊपरी सदन में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे ने बैठक में कहा कि कैबिनेट से इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी और इसे सदन में पेश करने के पहले राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। संसद की कार्रवाई बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उधर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने स्वीकार किया कि सपा को महिला आरक्षण विधेयक पर ऐतराज है, लिहाजा सरकार उनके साथ बातचीत का प्रयास करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसको लेकर जहां सरकार के रणनीतिकार सक्रिय हो गए हैं और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सभी लंबित बिलों को पास कराया जाएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से चाल चलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है और यह शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में कांग्रेस और पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर चाहते हैं कि जो भी लंबित बिल है उन्हें पास करा लिया जाए, क्योंकि आने वाला साल लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साल है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं अपने हिसाब से अपनी सियासी चाल चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सारे लंबित बिल पास करा लिया जाए जिससे पार्टी को फायदा होने वाला है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। यह सियासत है और सियासत में हर कोई अपना फायदा देखता है, चाहे सरकार की बात करें या राजनीतिक पार्टियों की। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलता है या हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली हमले में एसएचओ समेत 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह हमला बिहार झारखंड बॉर्डर खंडवा थाने के कबीरनगर इलाके में हुआ। बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले के नवीनगर और टंडवा मार्ग पर नक्सलियों ने मंगलवार की शाम एक बारूदी सुरंग विस्फोट कर एक पुलिस जीप को उड़ा दिया। इस घटना में टंडवा के थाना प्रभारी अजय कुमार सहित 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। शहीद हुए 7 पुलिसकर्मियों में एसएचओ भी शामिल है। टंडवा झारखंड और बिहार के सीमा क्षेत्र का इलाका है जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित माना जाता है। एक सप्ताह के भीतर राज्य में नक्सली वारदात की यह दूसरी बड़ी घटना है। नवीनगर टंडवा के बीच में टूटी फूटी सड़क है, उस पर एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ और थाना प्रभारी की गाड़ी उस ब्लास्ट की चपेट में आ गई। इस घटना में
खंडवा थाना के थाना प्रभारी, 5 सैप के जवान और एक चालक जो गृह रक्षक था, इसमें हताहत होने की सूचना है। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में भड़काऊ भाषण देने और धारा 144 के आरोप में जेल में बंद साध्वी प्राची को जमानत मिल गई। अब जल्द ही उनकी रिहाई की भी उम्मीद है। नगला मंदोड़ की 2 विवादित पंचायतों में शामिल होकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा नेत्री और साध्वी प्राची आर्य की जमानत अर्जी मंजूर हो गई। साध्वी प्राची ने गैर जमानती वारंट होने पर न्यायालय में समर्पण किया था और न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त को कबाल में हुई सचिन और गौरव की हत्या के मामले में नगला मंदोड़ इंटर कॉलेज में पहले 31 अगस्त और फिर 7 सितंबर को महापंचायत का आयोजन किया गया था। इन दोनों पंचायतों में साध्वी प्राची आर्य ने भाग लिया था। साध्वी प्राची पर आरोप है कि उन्होंने दोनों पंचायतों में भड़काऊ भाषण दिया और लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। गोमती एक्सप्रेस से अवैध रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं है। रेलवे के डीजी रिजवान अहमद के निर्देश पर गोमती एक्सप्रेस से 250 अवैध यात्रियों को ट्रेन से उतार कर उनसे जुर्माना वसूला गया। ट्रेनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीजी रेलवे रिजवान अहमद के तल्ख तेवर देखने को मिले हैं। लिहाजा रेलवे डीजी रिजवान अहमद के निर्देश पर गोमती एक्सप्रेस में डीआईजी रेलवे डीसी मिश्रा, स्टाफ ऑफिसर वीरेंद्र कुमार, 10 सब इंस्पेक्टर और सैकड़ों की तादाद में जीआरपी के कांस्टेबलों के साथ गोमती ट्रेन में सफर कर रहे तकरीबन 250 अवैध यात्रियों को किलेबंदी कर पकड़कर हजारों रुपए का जुर्माना साथ में चल रहे मुख्य टिकट निरीक्षक ने वसूल किया। इतना ही नहीं, जीआरपी के इन अधिकारियों ने खुद अनारक्षित कोचों में अवैध रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों को थाने के हवाले भी किया। इतना ही नहीं, रेलवे के डीआईजी डीसी मिश्रा और स्टाफ ऑफिसर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 10 सब इंस्पेक्टर और सैकड़ों की तादाद में जीआरपी कर्मियों ने ट्रेन में अवैध रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों को चेतावनी दी और साफ तौर पे कह दिया है कि यात्री अब ट्रेन से, खासतौर पे गोमती से अवैध रूप से यात्रा न करें। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद किरकिरी झेल रही समाजवादी पार्टी की सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। आज भी राज्य की अखिलेश यादव सरकार ने ये ऐलान किया है कि मुजफ्फरनगर दंगे में पीड़ितों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। ये ऐलान खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला आज ही लिया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में बने शताब्दी अस्पताल में इलाज की पुरानी व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, सरकार के बड़े अफसर शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। खास बात ये भी रही कि मुजफ्फरनगर में पार्टी के पक्ष में हालात बनाने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है और भरपाई के प्रयास भी लगातार जारी है। आज भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे में पीड़ितों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत लाभ देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश में जनपद बांदा, चित्रकूट, औरैया, इटावा, वाराणसी, सीतापुर और लखीमपुर समेत 7 जनपदों में 7 नई तहसीलों के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। कैबिनेट की बैठक में खास बात ये भी रही कि आगामी 5 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किए जाने के मसौदे पर भी राज्य कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगे में पीड़ितों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत लाभ दिए जाने के मसले पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर दोबारा किया जाएगा परिसीमन। राज्य सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर करेगी नया परिसीमन। ये बात राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से मांगे गए जवाब में कही है। नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेशों के बाद राज्य में प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही राज्य में पंचायत चुनाव सम्पन्न किए जाए और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि सरकार कब तक 2011 के जनगणना के आधार पर दोबारा परिसीमन कर आरक्षण निर्धारित कर चुनाव संपन्न कराएगी। जिसके बाद राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ को अवगत कराया कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर 26 दिसंबर तक राज्य में परिसीमन करा लेगी। जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए कि निर्वाचन आयोग सरकार द्वारा किए गए नए परिसीमन के आधार पर चुनाव का शेड्यूल तैयार कर 27 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पेश करे ताकि पंचायत चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके। नया परिसीमन पूरा होने के बाद 27 दिसंबर को जब राज्य निर्वाचन आयोग नैनीताल हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब रखेगा तब
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर संशय खत्म हो पाएगा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी गन्ना किसानों की लड़ाई उग्र रूप लेती जा रही है। विधानसभा के सामने गन्ना जलाने के बाद अब गन्ना किसानों की केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का भी साथ मिल गया है। रावत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द गन्ना किसानों की समस्याओं को सुलझाएं। हरीश के इस बयान ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। यूपी में गन्ना किसानों को लंबा आंदोलन हुआ, उसके बाद यूपी सरकार को झुकना पड़ा। ठीक वैसी स्थिति इस समय उत्तराखंड में साफ नजर आ रही है। प्रदेश के तराई के जिलों में गन्ना किसानों का खेतों में गन्ना सड़ रहा है, लेकिन अभी चीनी मिल प्रबंधन की नालायकी ऐसी कि अभी तक पेराई सत्र शुरू नहीं किया गया है, जिसके चलते किसानों को कभी अपना गन्ना विधानसभा के समक्ष जलाना पड़ रहा है तो मवेशियों को चारे के रूप में खिलाना पड़ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से भी अभी तक गन्ना किसानों को राहत देने के लिए कोई खबर नहीं आई है। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि कांग्रेस भी हरीश रावत के बयान से सकते में है। कांग्रेस के अनुसार हरिद्वार क्षेत्र हरीश रावत के संसदीय क्षेत्र में आता है और गन्ना किसानों से हरीश रावत को बेहद लगाव है। ऐसे में उनकी पीड़ा से हरीश रावत भी परेशान है, लेकिन उनके अनुसार सरकार इसी हफ्ते में पिराई और समर्थन मूल्य दोनों गन्ना किसानों के लिए देने के लिए तैयार है। हालांकि इस मामले में भाजपा के तेवर बड़े सख्त हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार गन्ना किसानों के मामले में गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को मिला सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सज्जन कुमार की 1984 दंगों के खिलाफ अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द करने का उनका आग्रह खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अगुवाई वाली एकल पीठ ने पूर्व सांसद को राहत देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार ने निचली अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ तय किए गए आरोप रद्द करने का आग्रह किया था, जिसे पीठ ने ठुकरा दिया। पीठ ने मामले में अन्य आरोपियों वेद प्रकाश प्याल और ब्रह्मानंद गुप्ता का आग्रह भी खारिज कर दिया है। सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, खुशहाल सिंह और वेद प्रकाश प्याल के खिलाफ हत्या और दंगा फैलाने सहित विभिन्न आरोप तय किए गए थे। ये आरोप 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में थे। आरोपी खुशहाल सिंह के मामले की लंबित होने के दौरान मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की एकल पीठ ने पूर्व सांसद को राहत देने से इनकार कर दिया। सज्जन कुमार की अर्जी को खारिज कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने निचले अदालत के आदेश की पुष्टि भी की। यौन उत्पीड़न के मामले में उत्तराखंड सचिवालय के अपर सचिव जेपी जोशी को जेल भेज दिया गया है। जेपी जोशी को मंगलवार की शाम वसंत विहार थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आखिरकार अपर सचिव जेपी जोशी को जेल की हवा खानी ही पड़ी। अपर सचिव जेपी जोशी पर युवती से बलात्कार करने के आरोप लगे थे। मामले में उत्तराखंड पुलिस नैनीताल और हल्द्वानी में जांच करने को पहुंची थी। जांच पूरी होने के बाद मामले की रिपोर्ट डीजीपी उत्तराखंड को सौंप दी गई थी, जिसके बाद मंगलवार की शाम जेपी जोशी को उनके बसंत विहार थाना क्षेत्र में स्थित आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच के बाद जेपी जोशी को सीजीएम कोर्ट देहरादून में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने जेपी जोशी की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने जेपी जोशी के वकील द्वारा दी गई स्वास्थ्य संबंधित दलीलों को मानते हुए जिला जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र सिंह सिद्धू जहां जेपी जोशी की गिरफ्तारी के बाद अपनी टीम की पीठ ठोकते नजर आए, वहीं विपक्षी पार्टियों का भी ये सवाल है कि आखिरकार जेपी जोशी को गिरफ्तार करने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त कैसे लग गया। वहीं देखने वाली ये भी बात होगी कि उत्तराखंड सचिवालय किस तरीके से अब उनका निलंबन करता है। बीजेपी प्रधानमंत्री पद के अपने दावेदार नरेंद्र मोदी की देहरादून में होने वाली रैली की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। खुद पार्टी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने देहरादून में तैयारियों की समीक्षा की है, जिसमें पूर्व 2 मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि रैली ऐतिहासिक होगी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी आगामी 15 दिसंबर को देहरादून में दहाड़ लगाएंगे। इस रैली की तैयारियों की कमान खुद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने संभाल ली है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी समेत अन्य आला नेता मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह का कहना है कि रैली उत्तराखंड में एक नया इतिहास बनाएगी। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जनमानस इस रैली में सामने आएगा। आपको बता दें कि बीजेपी इस रैली में 1.5 से 2 लाख तक की भीड़ जुटाने का दावा करती रही है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की 15 दिसंबर को होने वाली रैली प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यही वजह है कि खुद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रैली की कमान संभाल ली है। अब यह देखना है कि मिशन 2014 के लिए ये रैली क्या इतिहास बनाएगी।
दिल्ली में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग के चलते नोएडा पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। जगह जगह नोएडा पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए गए। गौरतलब है कि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाली जाएंगी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस के साथ